Good morning students and my dear friends, today is 3rd of October 2023 Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा अदर इकोनॉमिक और फाइनेंस रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज द रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 15 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। रॉकी रुपी ड्राइव्स एनएससी वॉल्यूम टू रिकॉर्ड हाई। करेंसी डेरिवेटिव वॉल्यूम्स ऑन एनएससी reached a new record high in the first half of the current financial year, यानी H1 of current financial year यानी financial year 24। तो financial year 24 के फर्स्ट हाफ में जो करेंसी डेरिवेटिव्स हैं उनकी ट्रेडिंग का वॉल्यूम एनएससी में रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है एज वोलेटाइल रुपी इंक्रीज द ट्रेडर इंटरेस्ट। तो जिस तरह से रुपी फ्लक्चुएट कर रहा था, जिस तरह से रुपी का वैल्यूएशन फ्लक्चुएट कर रहा था इस ड्यूरेशन में, उसकी वजह से कई सारे जो ट्रेडर्स थे उनका इंटरेस्ट करेंसी डेरिवेटिव्स में इंक्रीज हुआ और इसकी वजह से करेंसी डेरिवेटिव्स का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है एनएससी में वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ इनटू द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। और अगर हम एवरेज डेली टर्नओवर की बात करें ऑफ फ्यूचर करेंसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स that has been traded on NSE, that is India's largest exchange, hits a 1.59 trillion। तो 1.59 trillion का एवरेज डेली टर्नओवर रजिस्टर किया करेंसी फ्यूचर्स और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि पिछले साल से 22% ज़्यादा है। अब यहाँ पर दो टेक्निकल टर्म्स यूज हुए हैं, दैट इज करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं करेंसी फ्यूचर क्या है। करेंसी फ्यूचर्स आर बेसिकली द एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये कि जिनको करेंसी फ्यूचर्स के नाम से जाते हैं, दैट स्पेसिफाई द प्राइस ऑफ वन करेंसी एट विच another currency can be bought or sold at a future date। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्यूचर डेट में ये ट्रांजैक्शन सेटल होता है on the basis of the price that has been decided previously। And definitely currency futures contracts are legally binding and counterparties that are still holding the contracts on the expiration date must deliver the currency amount at a specified price on a specified delivery date। And these types of futures can be used to hedge other trades or currency risk or to speculate on price movement of the currency। और इसी वजह से recently जो इंडियन करेंसी में हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिला है उसकी वजह से ट्रेडर का इंटरेस्ट इस करेंसी के रिस्क को हेज करने की वजह से इस करेंसी डेरिवेटिव में इंक्रीज हुआ है। नाउ सेकंड ऑप्शन इज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और सेकंड टर्म इज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स वेयर द होल्डर्स ऑफ द मॉनेटरी रिसोर्सेज हैज द प्रिविलेज टू trade security at a specific cost prior to a specific date is viewed as an option। So it is basically an agreement between two parties to facilitate a potential transaction on an underlying security at a preset price that is refers to a strike price। Strike price and prior to or on a expiration date। इसमें एक option होता है that trade can be settled prior to or on expiration of the date। So option contract is an agreement between two parties, first thing, to facilitate the potential transaction involving an asset at a preset price and date। And yes, buying an option offers the right, not the obligation to purchase or sell the underlying asset unlike future और करेंसी फ्यूचर्स। और रिसेंटली एनएससी जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है उनमें इन दोनों डेरिवेटिव्स का, करेंसी डेरिवेटिव्स का जो ट्रेड है वो इंक्रीज हुआ है। रीजन बिहाइंड हेजिंग द रिस्क, और क्योंकि करेंसी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी एंड ट्रेडर इंटरेस्ट इन सिंक विद हाइटेंड वोलेटिलिटी। और अगर हम रुपी की बात करें तो रुपी जो है इस समय अप्रॉक्सीमेटली 83.04 पर डॉलर पर क्लोज हुआ है एज ऑफ 29th of September कंपेयर टू 82.18 ऑन 31st of March। तो मार्च में ये 82.18 था जो कि सितंबर लास्ट तक आते आते 83.04 तक पहुंच गया। और इसी फ्लक्चुएशन की वजह से हमें ये ट्रेडिंग सेशंस में और ट्रेडिंग वॉल्यूम में स्पेशली करेंसी डेरिवेटिव्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है।
And in NSE stock exchange, the rupee dollar is most active pair फॉर करेंसी डेरिवेटिव। सबसे ज़्यादा जो इसमें ट्रेडिंग होती है वो रुपी डॉलर करेंसी डेरिवेटिव्स में होती है इन कंपैरिजन टू अदर, अकाउंटिंग अप्रॉक्सीमेटली 96% ऑफ 159.9 ट्रिलियन टर्नओवर दिस फिस्कल ईयर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। नो क्लियरिंग हाउस सुपरविजन रिलीफ ऑफर्ड टू इंडिया। तो अगर आप थोड़ा सा अवेयर हैं और रेगुलर हैं इस न्यूज़ चैनल में तो आपको पता होगा कि रिसेंटली यूरोपियन यूनियन की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी एस्मा, उसने इंडिया के 6 क्लियरिंग हाउसेस को डी रिकॉग्नाइज कर दिया था और उसके बाद से इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये नेगोशिएशन चल रहा है। हालांकि इस बात को लेकर क्लैरिटी दी गई है कि फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर इन इंडिया and European Union remain deadlock on this clearing house supervision. It means अभी तक यूरोपियन यूनियन और इंडियन साइड जो है वो किसी भी यूनानिमस कंसेंसस पर नहीं पहुंचे हैं। अभी भी जो ये नेगोशिएशन है ये डेडलॉक की स्टेज में, क्योंकि एस्मा ने जो डी रिकॉग्निशन किया था फिलहाल के लिए उस डी रिकॉग्निशन पर इंडिया को किसी भी तरह का कंसेशन प्रोवाइड करने का कोई भी ऑफर यूरोपियन सिक्योरिटी एंड मार्केट अथॉरिटी एस्मा ने नहीं दिया है एंड लीविंग द डिस्प्यूट अनरिजॉल्व 5 मंथ पास द डेडलाइन ऑफ द रिवाइज्ड एग्रीमेंट। और इसकी वजह से जितने भी जो यूरोपियन बैंक इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं डेफिनेटली उनकी जो प्रोग्रेस है वो थ्रेटन हो रही है, क्योंकि अभी तक दोनों ही साइड किसी भी तरह के सोल्यूशन पर नहीं पहुंचे। While the banks have received the reprieve from the French and German regulator on 31st of October 2024। और अगर ये जो सुपरविजन है इसको लेकर कोई कंसेशन नहीं मिलता है, जो नया एग्रीमेंट जो एस्मा के साथ साइन हुआ है अगर इसको लेकर के जल्दी ही कोई डिसीजन इंडियन अथॉरिटी नहीं लेती तो दैट विल लीड्स अ बैंक वुड सीज टू एबल टू यूज क्लियरिंग हाउस इन इंडिया। और डेफिनेटली ये जो यूरोपियन बैंक्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनकी ग्रोथ और प्रॉस्पेक्ट को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगा। And beyond October next year, foreign banks under ESMA jurisdictions will need to use the local Indian banks as go between on raising their cost of operation। तो जो 2017 में एग्रीमेंट साइन हुआ था अब उसको लेकर के उसी एग्रीमेंट के बेसिस पर यूरोपियन बैंक्स जो हैं वो ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ द नीड ऑफ न्यू एग्रीमेंट और अभी फिलहाल के लिए दोनों साइड से किसी भी तरह के कंसेंसस नहीं बने हैं। एस्मा इज नॉट परमिटेड टू मेक एनी कंसेशन, इट नीड्स टू फॉलो द लॉ, ऐसा कहना है यूरोपियन यूनियन के साइड का। हालांकि फ्रेंच और जर्मन साइड से इंडिया में जो बैंक्स ऑपरेट हो रहे हैं उनको थोड़ा सा कंसेशन मिला, लेकिन फिलहाल एस्मा के लिए एस्मा ने किसी भी तरह का कंसेशन ऑफर नहीं किया। जो 2017 का एग्रीमेंट था अब वो आगे कंटिन्यू भी नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली इंडिया और यूरोपियन यूनियन को अब नया एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा बैंक के ऑपरेशन से रिलेटेड जो क्लियरिंग हाउस है उन पर उनके रोल पर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। AI लेड रेगुलेटरी एक्शंस टू हैव ह्यूमन डिसीजन मेकिंग एट को। रिसेंटली गवर्नमेंट ने कई सारे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं, जो कंप्लायंस रिलेटेड सिस्टम है, वहाँ पर AI लेड रेगुलेटरी मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है। उसी कंटेक्स्ट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने भी एक कंप्लायंस टेक ड्राइवन कंप्लायंस सिस्टम डेवलप किया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग AI और ML कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए कई सारे कंप्लायंसेस सिस्टम को मैनेज करेगा, जिससे कि जो मैनुअल वर्क है, जो लेबर वर्क है, वो थोड़ा सा, जो क्लरिकल वर्क है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सकेगा। लेकिन अगर हम देखें तो देयर आर लॉट ऑफ इशूज़ दैट आर बीइंग जनरेटेड ऑन दीज रेगुलेटरी AI लेड रेगुलेटरी सिस्टम्स। जो AI लेड रेगुलेटरी सिस्टम जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अभी इंस्टॉल किया उसमें कई सारे टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, कई सारे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। जैसे कि जो सिस्टम है वो कई सारी कंपनीज को ऑटोमेटिकली या कई सारे इंडिविजुअल्स को ऑटोमेटिकली मास में ईमेल सेंड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स एरर विदाउट एनी ह्यूमन कमांड। खुद से जो ईमेल हैं वो सेंड किए जा रहे हैं। इस तरह के कई सारे टेक्निकल ग्लिचेस हैं। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो नया कंप्लायंस मॉडल जिसमें AI और ML को कोर में रखा गया था प्रॉबेबली मिनिस्ट्री उसे रोल आउट कर देगी फॉर MCA 21 बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंसेस पोर्टल। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन डिसीजन है उसको इस पर्टिकुलर AI के कोर में रखा जाएगा इंस्टेड ऑफ लेटिंग द AI और मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज एट इट्स कोर।
हालांकि पर्पस क्या था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है कि इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, लेकिन जिस तरीके से टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं सिस्टम में, एआई लेड और टेक ड्रिवन कंप्लायंस सिस्टम में, उसके बाद से प्रोबेबली जो मिनिस्ट्री है वो एमसीए बिजनेस रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस पोर्टल से फिलहाल के लिए जो एआई कोर है, जो कोर है उसमें ह्यूमन डिसीजन को रखेगी रादर देन एआई। और ये सिमिलर वही सिस्टम है जैसा कि हमारे जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो यूज़ करते हैं, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो सिस्टम है उनका एआई का, वो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर सेंड करता रहता है टैक्स पेयर्स को कि उन्हें टैक्स पे करना है, उनकी ड्यू डेट आ रही। इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस के लिए भी एक पोर्टल तैयार किया जा रहा था, बट लेकिन रिसेंटली कुछ टेक्निकल ग्लिचेस देखे जा रहे हैं, तो प्रोबेबली मिनिस्ट्री थोड़ा सा अप्रोच इस सिस्टम को लेकर के चेंज कर सकती है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम Mint। वीआईपी इंडस्ट्रीज प्रमोटर एक्सप्लोर्स स्टेक सेल। तो जो वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो प्रमोटर्स हैं, दे आर कंसीडरिंग सेलिंग देयर स्टेक इन इंडियाज लार्जेस्ट लगेज एंड ट्रैवल एसेसरी मेकर। तो जो प्रमोटर्स हैं वीआईपी के, वो अपना सिग्निफिकेंट स्टेक जो है वो सेल करने का प्लान कर रहे हैं और उसके लिए वो कई सारे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड दिस डील इंक्लूडिंग द पोटेंशियल ओपन ऑफर could be worth as much as $1 billion। तो $1 billion तक की अप्रॉक्सीमेटली ये डील हो सकती है। और ऐसा कहा जा रहा है इतनी बड़ी डील के साथ जो वीआईपी के प्रमोटर्स हैं वो कंप्लीटली वीआईपी से एग्जिट करना चाह रहे हैं। इट मीन्स दैट मीन लीड्स टू कंप्लीट एग्जिट ऑफ द प्रमोटर्स फ्रॉम वीआईपी। मार्केट वैल्यू कितनी है? 9,310 करोड़ की मार्केट वैल्यू है वीआईपी इंडस्ट्रीज की। अभी तक अगर मार्केट शेयर इन ऑर्गेनाइज लगेज कैटेगरी बात करें तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 44%। प्रमोटर्स का कितना स्टेक है? अप्रॉक्सीमेटली 4,650 करोड़ का प्रमोटर्स का शेयर है एज पर वैल्यूएशन है एज पर द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ वीआईपी। लेट अस सी कितना में डील फाइनलाइज होती है और कब होती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एयर इंडिया आईज हब इन साउथ टू ऑगमेंट ऑपरेशंस इन मुंबई। तो एयर इंडिया जो है वो सेकेंड हब प्लान कर रही है कंट्री में एट एयरपोर्ट इन साउथ इंडिया। तो अपने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ऑपरेशंस को स्ट्रेंथ करने के लिए, नेटवर्क यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए एयर इंडिया अपना सेकेंड हब साउथ इंडिया में प्लान कर रही है। एंड द एयरलाइन इज ऑग्यूमेंटिंग इट्स प्रेजेंस इन मुंबई एंड एक्सप्लोरिंग द डेवलपमेंट ऑफ वन मोर हब इन साउथर्न इंडिया। तो मुंबई में ऑलरेडी एक हब जो है वो एयर इंडिया ने प्लान किया है, अब एक और हब जो है वो प्लान करने जा रही है। बेसिकली पर्पस इसका यही है कि एयर इंडिया जो है वो अपना इंटरनेशनल और डोमेस्टिक प्रेजेंस जो है वो इंक्रीज करे, अपना जो फुल नेटवर्क है उसका यूटिलाइजेशन भी ऑप्टिमाइज करे और कई सारे सेगमेंट है वो प्राइवेट जेट हो कई सारे सेगमेंट में खुद ही ऑपरेट करें इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर जॉइंट वेंचर। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ और इसके साथ हम पेज नंबर 4 पर दिया हुआ एक और आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे जो कि इंडियन इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी फॉल 12% इन फर्स्ट 5 months ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। अभी हमने रिसेंट एनालिसिस में जीएसटी कलेक्शन और कई सारे अदर टैक्स कलेक्शन की बात कही है, लेकिन आज जो न्यूज़ है वो यूनियन एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन की बात है। तो अगस्त तक ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम यूनियन एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन देखें तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 24 के इनिशियल 5 मंथ जो कि अगस्त तक है, इस ड्यूरेशन में जो यूनियन एक्साइज टैक्स कलेक्शन है वो 12% तक फॉल हुआ है। And this is the time when overall central tax kitty rose to 94% before devolution of state। जबकि अगर हम टोटल ओवरऑल सेंट्रल टैक्स कलेक्शन की बात करें तो उसमें हमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जबकि जो यूनियन एक्साइज ड्यूटी है वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुई है। अप्रॉक्सीमेटली 23,576 करोड़ का कलेक्शन अगस्त मंथ तक हुआ है, जबकि लास्ट ईयर इसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक जो कलेक्शन था वो 28,816 करोड़ का था। और जबकि टोटल टैक्स कलेक्शन जो है वो 2.9 ट्रिलियन रहा है इन द मंथ एज अगेंस्ट 1.5 ट्रिलियन। तो जो टोटल टैक्स कलेक्शन है पिछली बार कंपैरिजन में वो इंक्रीज है, पिछले साल कंपैरिजन में वो इंक्रीज हुआ, लेकिन एक्साइज ड्यूटी का जो कलेक्शन है वो फॉल कर रहा है एज पर द रीसेंट डेटा रिलीज्ड बाई कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स दैट इज CGA। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, मंथ टू मंथ भी जो एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन है वो डिक्लाइन हुआ है। देयर इज 3.3% डिक्लाइन इन अगस्त एज कंपेयर टू जुलाई। तो जुलाई के कंपैरिजन में भी अगस्त में हमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन दिखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन।
और अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अगस्त में सब सेकेंड लोएस्ट कलेक्शन हुआ है। फर्स्ट लोएस्ट कलेक्शन हमें किस मंथ में देखने को मिला था? इनिशियल मंथ, यानी फर्स्ट मंथ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। अप्रैल में सबसे कम एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन हुआ था और सेकंड प्लेस पे है अगस्त। सो दिस इज अ रेवेन्यू सेटबैक, यूनियन एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन। और पिछले साल से इस साल का कंपैरिजन दिया हुआ है, अप्रैल से लेकर के अगस्त तक का डेटा दिया हुआ है, परसेंटेज ग्रोथ इन 2023 इन कंपैरिजन टू 2024 आप देख सकते हैं। दिस इज सेंट्रल टैक्स मॉप अप बिफोर डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन मीन सेंटर जो है वो स्टेट्स को जो उनका शेयर देता है, तो स्टेट डिवोल्यूशन से पहले सेंटर का कितना टैक्स मॉप अप हुआ है या कलेक्शन हुआ है, देख सकते हैं टोटल टैक्स कलेक्शन कितना हुआ है। दिस इज जस्ट फॉर द ग्लिम्स, बहुत ज़्यादा इस डेटा को याद करने की जरूरत नहीं, बट येस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन और द रिवेन्यू। डायरेक्टली हम बोलें तो रिवेन्यू जो है वो सेंटर का डिक्रीज कर रहा है, जिसका इंपैक्ट हमें इन्वेस्टमेंट और न्यू प्रोजेक्ट्स पर देखने को मिल रहा है। कल के न्यूज़ में हमने ये एस्पेक्ट भी कवर किया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, जॉबलेस रेट डिक्लाइन टू 1 ईयर लो इन सितंबर CMIE। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अपने 1 ईयर के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया इन द मंथ ऑफ सितंबर में हमें कम जॉबलेसनेस देखने को मिली। इन रूरल एरिया फेल डिस्पाइट अ वीक मानसून रेंज, स्पेशली रूरल एरिया में, जबकि जिस तरीके से मानसून को लेकर के प्रिडिक्शन किया जा रहा था तो ऐसा एंटिसिपेट किया जाता था कि मानसून एल नीनो की वजह से कम होगा, जिसका इंपैक्ट हमें एम्प्लॉयमेंट पर देखने को मिला। हालांकि इसके बावजूद भी सितंबर के मंथ में अगर हम देखें तो जॉबलेसनेस जो है वो डिक्रीज हुई है। ओवरऑल जॉबलेसनेस रेट स्लाइड टू 7.09% लास्ट मंथ, जो कि 8.10 था अगस्त में, तो 8.10 से रिड्यूस होकर के 7.09 हुआ है एज पर द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। और सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट ड्रॉप हमें रूरल एम्प्लॉयमेंट पे देखने को मिल रहा है। रूरल एम्प्लॉयमेंट 6.2% तक डिक्लाइन हुआ, जो कि पिछले महीने 7.11 था। तो contrary to the projections, unemployment rate has decreased in the month of September. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 8 that is given on page number 4 of business standard, depleting forex hits India's pharma export to Iran. तो इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है, माइंड इट स्टूडेंट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपोर्ट नॉट द इंपोर्ट। तो इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है स्पेशली ईरान में जो जाता है वो हिट किया है बिकॉज ऑफ द डिप्लीटिंग फॉरेन रिजर्व इन वेस्ट एशियन कंट्रीज। तो वेस्ट एशियन कंट्रीज में जो रुपी रिजर्व है वो डिक्लाइन कर रहा है और उसकी वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ इंडियन स्टॉपिंग द इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम दीज वेस्ट एशियन कंट्रीज सिंस 2019। और जिस तरीके से हमारा जो इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का वो उसका जो सोर्स डाइवर्ट हुआ है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके पास इस समय रुपी रिजर्व इतना ज़्यादा नहीं बचा है। अब चूंकि रुपी रिजर्व इतना ज़्यादा नहीं है तो वो इंडिया से जो आने वाला एक्सपोर्ट है उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या उसके लिए डॉलर एक्सचेंज करने के लिए या जो भी एक्सचेंज रेट है वो एक्सचेंज करने के लिए जो भी करेंसी उनके पास इंडियन रुपी नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया से जो एक्सपोर्ट है उनका वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रहा है। और अगर हम डेटा देखें तो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 71% तक ड्रॉप हुआ है अप्रैल से लेकर के अगस्त पीरियड, यानी जो इस फाइनेंशियल ईयर के अगर हम 2 क्वार्टर्स की बात करें, Q1 और अप्रॉक्सीमेटली Q2 भी इसमें इंक्लूडेड है, आप बोल सकते हैं इनिशियल जो 5 मंथ्स हैं उसमें जो इंडिया का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है स्पेशली ईरान और अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज में वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है। 71% का ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है। और ये डेटा कहाँ से पब्लिश हुआ है? दिस डेटा हैज़ बीन पब्लिश बाय फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसको हम फार्मेक्सिल के नाम से भी जानते हैं, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। और उसके डेटा ने ये रिपोर्ट किया है कि जो ईरान है उससे हमारा जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन, अप्रॉक्सीमेटली 31% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। रीज़न यही है कि जो रुपी रिजर्व है वेस्ट एशियन कंट्रीज में वो ड्रॉप हो रहा है। और क्यों ड्रॉप हो रहा है? क्योंकि रुपी ट्रेड टेकिंग अ हिट बिकॉज ऑफ द इंडिया बाइंग लेस ऑयल फ्रॉम ईरान। और उसके कई सारे रीज़न है। रशिया हमें डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, यूएस ने सैंक्शन भी लगाया था, तो कई सारे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से हमारा जो सोर्स है क्रूड ऑयल इंपोर्ट का उसमें डाइवर्जन हमने किया है और इसका इंपैक्ट वहाँ के हमारे इंडियन रुपी रिजर्व पर पड़ रहा है। जब उनके पास रिजर्व नहीं है इंडियन रुपी का तो उससे हमारा एक्सपोर्ट जो है वो भी इम्पैक्ट करा। और अगर हम फार्मास्यूटिकल की बात करें तो ईरान इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट इन वेस्ट एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट। तो ईरान जो है बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। वैल्यू वाइज इट इज स्मॉल कंपेयर टू यूएस और यूरो, बट स्टिल
इट होल्ड अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन इंडिया टोटल फार्मा एक्सपोर्ट। अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 23 में तो अप्रॉक्सीमेटली $59.1 मिलियन का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट, केवल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट हमें ईरान को देखने को मिला था, जो कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से कम था। इससे पहले 86 मिलियन का। तो कंटिन्यूअसली ये डिक्लाइन हो रहा है 2019 से, और रीज़न ये है कि इंडिया जो क्रूड ऑयल का सोर्स जो है उसने डाइवर्सिफाई कर लिया इंडिया ने। तो इंडिया भी जो ईरान से पहले जितना सिग्निफिकेंटली क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था, अब उतना नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ईरान के पास इंडियन रुपी का जो रिजर्व है वो नहीं है। अब देख लेते हैं सम स्टैटिस्टिक्स। तो हम देखते हैं मंथ वाइज एक्सपोर्ट दिया हुआ ईरान का जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है उसकी बात है इन टर्म्स ऑफ डॉलर मिलियन। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त हर महीने में हमें डिक्लाइन ही देखने को मिलना है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। एंड दिस इज ईयर वाइज फार्मा एक्सपोर्ट टू ईरान, और ईयर वाइज 2018 से लेकर के 2023 तक का ग्राफ दिया हुआ है। यू कैन सी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज है हमारा फार्मा एक्सपोर्ट ईरान में। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। एसटीटी कलेक्शन में गो पास्ट बजट टारगेट। तो अभी हमने यूनियन गवर्नमेंट के जो एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन है उसकी बात की। अब हम देख लेते हैं यूनियन गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू आता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STTT से, उसके बारे में। तो अगर हम देखें जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कलेक्शन हुआ है दैट इज ऑन ट्रैक टू बजटेड एस्टिमेट। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो इस बार का इस फाइनेंशियल ईयर में जो गवर्नमेंट ने बजटेड एस्टिमेट रखा था सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से, उसको भी पास कर देगा। मतलब अगर हम देखें अभी तक का जो कलेक्शन है वो ऑलरेडी 50% का मार्क, मतलब 50% अब टारगेट्स का क्रॉस कर चुका है। और एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगर इसी पेस में कलेक्शन होता रहा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का, तो जो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है, जो बजटेड एस्टिमेट्स है इस फाइनेंशियल ईयर के, उससे भी ज़्यादा STT कलेक्शन होगा। और अगर वैल्यू की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 14,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन या STT कलेक्शन हो चुका है फर्स्ट हाफ में। और टारगेट कितना रखा गया है? 22,625 करोड़ का टारगेट सेट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार जो STT कलेक्शन होगा वो इंक्रीज्ड होगा, इस टारगेट अमाउंट से ज़्यादा होगा। रीज़न बिहाइंड increased transaction in different securities। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 3 अपकमिंग एयरपोर्ट्स ऑन फास्ट ट्रैक टू गेट रेल कनेक्टिविटी। तो एविएशन और रेलवे मिनिस्ट्रीज जो हैं वो कोलैबोरेट कर रही हैं रेल कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो स्पेशली 3 एयरपोर्ट जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक नोएडा में उत्तर प्रदेश, नवी मुंबई महाराष्ट्र एंड गुजरात दैट इज ढोलेरा। और ये किस प्लान के तहत है? PM का जो गति शक्ति स्कीम है उसके तहत ये 3 जो है एयरपोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं। बोल सकते हैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो अब इन 3 एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी भी, रेल की कनेक्टिविटी भी स्टार्ट करने के या रेल की कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा कहा जा रहा है द प्लान इन्वॉल्व्स फास्ट ट्रैकिंग द कंप्लीशन ऑफ दिल्ली जेवर सेगमेंट एंड दिल्ली टू वाराणसी हाई स्पीड रेल ट्रेन। तो कई सारे जो ये एयरपोर्ट्स हैं इनमें कई सारे रूट्स में ट्रेन चलाई जा रही है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ट्रेन कनेक्टिविटी, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हो, एयरपोर्ट भी हो और वहाँ से डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी भी हो। तो तीनों ही एयरपोर्ट्स महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात में तीनों ही एयरपोर्ट से इंडियन रेलवे जो है वो हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी प्लान कर रही है। इसमें कई सारे रेलवे स्टेशन और ट्रैक जो है वो डेवलप किए जाएंगे बिटवीन डिफरेंट रूट्स। दीज आर द project, you can just have the glimpse of it। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। India INC EV battery making plans hinge on China's imports। So over the past year, Indian business groups have announced plan to set up their EV battery making facilities। और कई सारे अगर इन प्लांट्स को देखें तो ये गीगा स्केल्स के भी हैं, मतलब ह्यूज कैपेसिटी के ये प्लांट्स हैं ईवी के। लेकिन अगर इन ईवी के प्लांट्स के डेवलपमेंट को हम डिटेल में देखें तो दे आर हैवली डिपेंडेंट ऑन एग्जिस्टिंग इंपोर्ट बेस्ड सप्लाई चेन। जो एग्जिस्टिंग इंपोर्ट बेस्ड सप्लाई चेन है स्पेशली चाइना से आने वाली, उस पर ये हैवली डिपेंडेंट है। जैसे कि टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, JSW हैव एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट इन सेटिंग अप द बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया। बट जितना भी जो लिथियम को सोर्स करेंगे, जो लिथियम की जो रिक्वायरमेंट है वो चाइनीज़ इंपोर्ट से पूरा करेंगे। तो जो भी EV बैटरी मेकिंग प्लांट्स हैं वो फिलहाल के लिए चाइनीज़ इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। हालांकि गवर्नमेंट का जो रीज़न था, जो गवर्नमेंट का पर्पस था वो ऐसा नहीं था कि चाइना पर डिपेंडेंसी हमारी ज़्यादा हो EV डेवलपमेंट, EV इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। एंड एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन पॉसिबिलिटीज फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आर हैवली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट स्पेशली चाइना। तो लेट अस सी
कि इसको लेकर के कैसे इंडस्ट्री जो है वो चेंज लाती है। फिलहाल के लिए चाइना से जो डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट उसको रिड्यूस करना चाह रही है। तो इन कंपनीज़ के जो ईवी प्लान हैं, जो भी बैटरी सेटअप के जो प्लान हैं, उस पर डिटेल गवर्नमेंट मांग सकती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कि प्राइवेट सेक्टर मस्ट कवर 90% ऑफ क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट इन ईएम्स IMF। तो प्राइवेट सेक्टर को कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है, अपनी जो लेटेस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करी है उस रिपोर्ट में IMF ने ये बोला है कि जितनी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं वो इकोनॉमीज़ इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट उनको अपने प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए कि वो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट में करें, क्योंकि इन इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में गवर्नमेंट का जो रिसोर्स है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है दैट इज़ लिमिटेड, और इमर्जिंग मार्केट में गवर्नमेंट्स जो हैं उन पर और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसको आगे आना चाहिए। एटलीस्ट अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 90% जो इन्वेस्टमेंट है, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट है, वो प्राइवेट सेक्टर से होना चाहिए इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर नीड टू कवर 90% ऑफ द क्लाइमेट मिटिगेशन इन्वेस्टमेंट इन ई। और होता जबकि इसे कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें तो इमर्जिंग मार्केट में प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, स्पेशली क्लाइमेट रिलेटेड और इकोलॉजी रिलेटेड, इन्वायरमेंट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि जनरली इस तरह के इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो इमीडिएटली प्रॉफिटेबल नहीं होते। दे रिक्वायर लार्ज इन्वेस्टमेंट, लार्ज इंक्यूबेशन पीरियड, और उसके बाद इसमें प्रॉफिट निकलता है। But because of this large incubation period, generally private sector are refrained from investing into this climate related, ecology related or environment related infrastructure. And that is why IMF in its report in Global Financial Stability call for the private sector to participate into climate investment project. So that is about IMF Global Financial Report. अब देखते हैं नेक्स्टली बंगाल सेंटर्स पार ओवर अनपेड मनरेगा फंड्स। तो बंगाल यानी वेस्ट बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में मनरेगा के ड्यूज़ को लेकर के क्लैशेस हो रहे हैं। कई सारे जो मनरेगा के ड्यूज़ हैं वेस्ट बंगाल में वो बाकी हैं। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि सेंटर जो है उन ड्यूज़ को इंटेंशनली पे नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्पेशली मनरेगा से रिलेटेड जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो वेस्ट बंगाल का ये एलिगेशन है कि सेंटर हैज़ डेलिबरेटली स्टॉप द रिलीज ऑफ फंड एंड दैट इज इम्पैक्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम इन इंडिया, और उसको लेकर के जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको पॉलिटिकल डिसएडवांटेज होगा। सो दैट इज व्हाई द क्लैश बिटवीन वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस